हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सीबीएसई टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो भी पिछले चैप्टर है या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उनकी थ्योरीज को भी क्विकली रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उनके वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिंगल थ्रेड क्वेश्चन रहेंगे और आपके एआर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम लोग केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल मीटर लाइज इन एक्स वाई प्लेन in a region where the magnetic field is given by B is equals to B naught 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap। कुछ आपको मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का दिया गया है, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो कि कोई पर्टिकुलर आपका एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इधर बी वेक्टर, तो इनके बीच कुछ एंगल है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखा जाता है? बी डॉट ए। ठीक है ना, बी ए कोस थीटा, बी डॉट ए लिखा जाता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका डॉट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। बी वेक्टर आपको दे रखा है बी नॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये लिखा हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने एरिया वेक्टर अपने को बताया नहीं है। ठीक है ना, एरिया वेक्टर जो है किस तरीके का बताया नहीं है, यानी कि आपको एरिया जो है वो वेक्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, लेकिन हिंट दिया है। हिंट क्या दिया है कि जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। ठीक है ना, साथ ही साथ जो स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? एल दे रखी है, तो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, तो कुछ ऐसा होगा। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का हमारा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एल साइड, तो एरिया का मैग्नीट्यूड ए होने वाला है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगी। ठीक है ना, बाहर की तरफ यानी कि जेड की तरफ आएगी। तो अगर आपको ए वेक्टर को लिखना है तो ए वेक्टर लिखा जाएगा एल स्क्वायर, इसका एरिया साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन जो कि है के कैप। समझ में आ रही है बात? अब आपके पास बी वेक्टर भी आ गया, आपके पास ए वेक्टर भी आ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई की वैल्यू निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। तो फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर आपके पास है बी नॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आई होप आप सभी लोगों को डॉट प्रोडक्ट आता है। नहीं आता तो मैं छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको आई वालों को आई वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाली टर्म को जे वाली के साथ, के वाली टर्म को के वाली के साथ, फिर इनका क्या कर देना है? एडअप कर देना है। अब आई और जे की टर्म है नहीं, तो डायरेक्टली आप के वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? के वाली टर्म क्या देखो, बी नॉट 4 इस साइड से और इस साइड से एल स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 बी नॉट एल स्क्वायर, 4 बी नॉट एल स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक एरिया है जिसकी वैल्यू 0.5 मीटर पर 5 मीटर स्क्वायर है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू आपको 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर दी गई है, एंड इट्स नॉर्मल मेक an angle of 60 degree with the field, the magnetic flux passing through the area 60 डिग्री बना रहा है एंगल, तो फाई की वैल्यू सीधी सीधी आप बी ए कोस थीटा यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बी की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, ए की वैल्यू 0.5 एंड कोस 60 होता है आपका 1/2। इसको भी 1/2 लिख देता हूँ, इसको भी 1/2 लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा 1। तो फाई की वैल्यू आ गई 1 वेबर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल एट एनी इंस्टेंट t is given by 5 is equals to 10t square minus 50t plus 250 Weber. The induced EMF at t is equals to 3 is given by, फ्लक्स की वैल्यू दी है और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो ये फ्लक्स चेंज हो रहा है,
जैसे जैसे टाइम चेंज होगा टी की वैल्यू चेंज होगी, टी की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है ना, टी की वैल्यू इंक्रीज होने से ये फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। चेंज होगी तो किस तरीके से चेंज हो रही है वो अपने को देखना है। वो देखने के लिए जो ईएमएफ है वो कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, माइनस का डी फाइव बाई डी टी होता है। ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी होता है। फाइव की इक्वेशन गिवन है आपको, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करना है। फाइव की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन टी स्क्वायर माइनस 50t प्लस 250 डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है ना, तो डी बाई डी टी मतलब इनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। माइनस बाहर पड़ा है, और टेन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टेन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। ठीक है, माइनस यहाँ से 50 बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस 250 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर आप ध्यान से देखो आंसर आया माइनस 20t, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अंदर जाएगा तो प्लस 50। तो ये ईएमएफ की वैल्यू है किसी भी टाइम पे, लेकिन अपने को किसी भी टाइम पे नहीं पूछी है, अपने को पूछा है टी इक्वल्स टू 3। तो अगर मैं टी इक्वल्स टू 3 की बात करूंगा तो टी की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, आपके सामने आएगा माइनस का 20 इंटू 3 प्लस 50, यानी कि माइनस 60 प्लस 50। तो ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10, माइनस 10 वोल्ट। ई की वैल्यू माइनस 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। आई होप आपको बात क्लियर है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिफाइंड बाय। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसकी पोलरिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे देखते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं लेंज लॉ। देखो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा उसके लिए अपन यूज करते हैं फेराडे लॉज। ठीक है ना, फेराडेज लॉ। लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, ईएमएफ की पोलैरिटी। तो ये बताता है लेंज लॉ, बताता है कि करंट इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो उन्हीं रीजंस का अपोज करता है जिन रीजंस की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ। ये लेंज लॉ बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ किस लॉ पे बेस्ड है, तो देखो फेराडे का जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिला देता हूँ कि किसी भी कोयल के पास अगर आप मैग्नेट को मूव करते हो, मैग्नेट को मूव करते हो तो मैकेनिकल एनर्जी खर्च होती है। वो एनर्जी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देने लग जाती है। ठीक है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाई देने लग जाती है। मतलब एनर्जी का यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है। लेंज लॉ इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके अंदर एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है ना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू कोयल। जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, फिर से बना देता हूँ। एक कोयल बना देता हूँ, इसके पास मैंने मैग्नेट रख दी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है ये बताइए। बोल रहा है गोस लो ना भाई साहब, बायो सावर्ट लो नहीं, एम्पियर सर्किटल लो नहीं, एक ही बचा है फेराडेज लो। ठीक है ना, फेराडे ने क्या बोला था, फेराडे ने बोला था कि जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लगातार चेंज होगी अगर आप इसको इधर उधर मूव कराएंगे। तो अगर आप इस मैग्नेट को इस कोयल्स के पास लेके जाओगे या दूर लेके जाओगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कोयल चेंज होगी टाइम के साथ। अगर वो टाइम के साथ चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फेराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा वहां पे करंट इंड्यूस होता रहेगा। तो ये फेराडे लॉ बताता है अपने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन फेराडेज एक्सपेरिमेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, in the Faraday's experiment of electromagnetic induction more deflection will be shown by galvanometer। गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा है। गैल्वेनोमीटर जो है करंट को सेंस करता है। ठीक है ना, करंट को सेंस करता है, डिफ्लेक्शन ज्यादा मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा है। तो बोल रहा है कि जो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, वही बार बार बना देते हैं एन एस, इसको मूव करा के देखा था, मूव कराने से फ्लक्स में चेंज हुआ था। तो बोल रहा है कि कब जो है अपने को गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर जोड़ी गई थी, इसके अंदर ज्यादा डिफ्लेक्शन कब आएगा, इसके अंदर ज्यादा डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब करंट की वैल्यू ज्यादा होगी।
तो फेराडे ने क्या बोला था कि जो ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स के। तो ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज, जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज मतलब जो रेट है फ्लक्स में चेंज की कम टाइम में जितना ज्यादा चेंज उतना ही ज्यादा ईएमएफ, उतना ही ज्यादा ईएमएफ। तो अपने को पता है V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, यानी कि I इक्वल्स टू E बाई आर। अगर इस कोयल का रेजिस्टेंस R है तो, इस कोयल का रेजिस्टेंस R है तो, ठीक है, E बाई आर। तो जितना ज्यादा E उतना ज्यादा करंट। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घुमा रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फिक्स रहेगा, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज फिक्स रहेगा। अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी लगातार, फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन वो जिस रेट से चेंज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन को पढ़ो कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेट इज, तो अगर आप ऑप्शन ए को ध्यान से पढ़ो तो बोल रहा है कि मैग्नेट इज इन यूनिफॉर्म मोशन टुवर्ड्स द कॉइल। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके अंदर तो करंट जो है सेम अमाउंट का फ्लो होता रहेगा। मैग्नेट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ ये होगा, जो मैग्नेट है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो करंट के लिए लगातार इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। मैग्नेट इज इन यूनिफॉर्म, ये भी गलत। मैग्नेट रेस्ट, रेस्ट पे होगा तो भाई साहब कुछ होगा ही नहीं, करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर श्योर शॉट आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी एज शोन इन फिगर। व्हेन ए इज मूव्ड टुवर्ड्स बी, एक को जब अपन बी की तरफ मूव करते हैं तो बी के अंदर कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। बी के अंदर कुछ करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, ए के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है, कुछ तो दिया, ठीक है, ये लो मान लो। बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स, बी को रोका गया जब ए मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि आप जो सिचुएशन गिवन है इसे क्या कंक्लूड कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ कि ए के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। जब ए को अपन बी के पास लेके आते हैं, ए को बी के पास लेके आ रहे हो आप, तो बी के अंदर भी करंट जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है ए के बारे में, ए के साथ क्या हो रहा है। ये दिया है कि ए के अंदर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही नहीं, ये तो साफ साफ गलत हो गया क्योंकि ये बोल रहा है काउंटर क्लॉकवाइज है। बी ऑप्शन बोल रहा है देयर इज अ वेरिंग करंट इन ए। देखो अगर करंट वेरी करता ना ए के अंदर तो इस करंट की वजह से यहाँ बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरी करता, वो वेरी करता। तो अगर मैं ए को रोके रखता ना, ए को रोके भी रखता तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जो बी के अंदर से जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती तो भी बी के अंदर क्या होता, करंट इंड्यूस होता। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप ए को मूव करना बंद कर देते हो तो बी के अंदर करंट इंड्यूस होना बंद हो जाता है। इसका मतलब वेरिंग करंट नहीं है, ठीक है ना। ये बोला देर इज नो करंट, करंट नहीं होता तो भाई साहब कुछ होता ही नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन बोला देर इज अ कांस्टेंट करंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए, ये ऑप्शन सही है। वहां पे कांस्टेंट करंट है उसके अंदर, ए के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। एक बार और कर लेना इस क्वेश्चन को, मैं स्टार मार्क लगा देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस L of a solenoid of length L and area of cross section A with a fixed number of N, number of turn N जो कि है फिक्स्ड, ठीक है, बाकी सारी चीजें चेंज हो सकती है। तो बोल रहा है कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस तरीके से चेंज होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी कोई भी कोयल है, ठीक है ना, L लेंथ की, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N स्क्वायर A L, ठीक है। ये होता है अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न की फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में चाहिए तो ये होता है,
ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो बोल रहा है कि एन कांस्टेंट है, म्यू नॉट पहले कांस्टेंट है, तो देख लो कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है, ठीक है ना, यानी कि लेंथ। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो पूछ रहा है कि एल जो सेल्फ इंडक्टेंस है कब इंक्रीज होगा। तो एल कब इंक्रीज होगा, जब ए इंक्रीज हो या फिर लेंथ डिक्रीज हो। तो बोल रहा है कि एल एंड ए इंक्रीज नहीं, अगर एल को इंक्रीज करना है आपको तो ए को इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर एल को डिक्रीज करना पड़ेगा, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तो ए इंक्रीज एल डिक्रीज, ये ऑप्शन ढूंढिए, ए इंक्रीज एल डिक्रीज, हाँ बी ऑप्शन है, ठीक है ना, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। तो बी ऑप्शन पर टिक मारेंगे इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एन आयरन कोर्ड सोलेनोइड, एन आयरन कोर्ड सोलेनोइड, ठीक है ना, मतलब कि एक सोलेनोइड है जिसके अंदर आयरन की कोर डाली गई है। आयरन की कोर डालने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, म्यू आर टाइम हो जाती है, म्यू आर टाइम्स हो जाती है। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। आयरन कोर सोलेनोइड हैज सेल्फ इंडक्टेंस 2.8 हेनरी, ठीक है ना, कितना है, 2.8 हेनरी है। व्हेन द कोर इज रिमूव्ड, जब इस कोर को बाहर निकाल देते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी बचता है। कितना बचता है, 2 मिली हेनरी बचता है। तो बोल रहा है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है। तो ध्यान से देखो, जो भी फॉर्मूला पढ़ के आए थे सेल्फ इंडक्टेंस का, क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो अगर ये इसके अंदर डाला हुआ है तो इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो ये जो है, जब कोर डाली हुई है उस टाइम पे अपने को सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है कितना, L1 बोल देता हूं, और ये L2 जब कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो L1 बाई L2 करोगे तो बाकी सारी चीजें कट जाएगी, आपको म्यू आर मिलेगा बस, रिलेटिव परमिएबिलिटी, यही आपसे पूछा है। मतलब आपसे L1 बाई L2 का रेशियो पूछा है। L1 कितना है, 2.8 हेनरी, L2 कितना है, 2 मिली हेनरी, यानी कि 2 इंटू टेन पावर माइनस 3 इज इक्वल टू म्यू आर। अब म्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। म्यू आर क्या आ जाएगा आपका, 2.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टेन पावर 3, ये बन जाएगा 1.4 इंटू टेन पावर 3, यानी कि 1400। म्यू आर की वैल्यू आ गई आपके पास 1400। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि इफ द बेक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0 एम्पियर, करंट की वैल्यू पहले थी 1 एम्पियर, बाद में कर दी 0 एम्पियर, तो और टाइम लगाया ये करने में 1 मिली सेकेंड, यानी कि 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। ये करने पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना हुआ, 5 वोल्ट का हुआ। तो पूछ रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। तो ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस और करंट और टाइम में क्या रिलेशन होता है, जो ईएमएफ होता है वो होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना, एल डी आई बाई डी टी। और अच्छे से लिखो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब देखो चेंज कितना है, आगे माइनस भी लग जाता है डायरेक्शन के लिए, बट यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। आप देख सकते हो कि ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही हैं। तो अब एल निकालना है, तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ई इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, आगे माइनस लगा दो, तो माइनस ई की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, डेल्टा टी आपका 10⁻³ हो गया, और डेल्टा आई यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये लो। तो ये आंसर है आपके पास 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ हेनरी। एल की यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल
एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है, उसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। सभी को पता है जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। डी ऑप्शन डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंडक्टर एंड बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ डीसी सोर्स। एक इंडक्टर है और एक बल्ब है, ठीक है, इनको आपने क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया अक्रॉस अ डीसी सोर्स। ये लो, बहुत बढ़िया। इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल मान लो, इसका रेजिस्टेंस आर मान लो। अब अगर एक सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दी जाए इंडक्टर के बीच में, तो बल्ब की जो इंटेंसिटी है उसके साथ क्या फर्क पड़ेगा। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको पता है कि जो बल्ब की इंटेंसिटी है वो उसकी पावर से रिलेटेड होती है। तो पूछा जा रहा है कि इसकी पावर पे क्या फर्क पड़ेगा कुल मिला के, ठीक है ना। इसकी पावर जो होती है वो होती है वी स्क्वायर बाई आर। इनडायरेक्टली इसके पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा वो पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि पहले पोटेंशियल मान लो कि इसका कुछ पोटेंशियल है V1, इसका कुछ पोटेंशियल है V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल VL होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल VR होगा, ठीक है ना। तो VR स्क्वायर बाई आर इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज होगी कि जो V1 है वो VL प्लस VR होगा। अब आप अगर इसके अंदर इंडक्टेंस, इसके अंदर अगर सॉफ्ट आयरन डाल देते हो तो इसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसका इंडक्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा वो देखते हैं, लेकिन अगर VL में कोई भी चेंज होगा तो उसका खामियाजा VR को भुगतना पड़ेगा, ठीक है, उसका खामियाजा VR को भुगतना पड़ेगा। अब देखते हैं कि VL में क्या चेंज होगा। जो VL है एक तरीके से EMF है, इंडक्टेंस का EMF इस तरीके से लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी से लिखा जाता है। अब देखो कि जब आप इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की कोर डाल रहे हो तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की कोर डालने पर एक आगे टर्म आ जाएगी म्यू आर, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल की वैल्यू इंक्रीज, एल की वैल्यू इंक्रीज तो ईएमएफ इंक्रीज, ईएमएफ इंक्रीज मतलब ये वीएल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एक ही बात है, ये वीएल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब ये वीएल की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इट मींस इस वीआर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम V1 बोला था ना, इसमें जो भी चेंज होगा इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो VR को डिक्रीज होना पड़ेगा, VR डिक्रीज होगा तो ये पावर डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे पावर डिक्रीज होगी इंटेंसिटी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इंटेंसिटी और ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो बल्ब है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखो, ये रहा बी ऑप्शन, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब डिक्रीजेस, ओके। तो कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि whenever the flux linked with circuit changes there is induced EMF in circuit, this EMF in the circuit lasts। जब आप फ्लक्स में चेंज करते हो तो सर्किट के अंदर एक EMF इंड्यूस होता है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। तो ये EMF या फिर करंट कब तक रहेगा, कब तक रहेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है बहुत थोड़े टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए, हमेशा के लिए। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते रहोगे तब तक रहेगा। बिल्कुल सही बात है चौथा ऑप्शन, कि जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते रहोगे तब तक आपको ईएमएफ मिलता रहेगा, ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड कॉइल इज 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस। इसका प्लेन परपेंडिकुलर है, इसका प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ पे ऐसा है तो इसका जो प्लेन है वो कुछ ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा भाई साहब, इसका एरिया वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा, तो देखो भाई साहब थीटा हो गया 0 डिग्री, दोनों एक ही साइड में हो गए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा
बी ए कोस थीटा। बी की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻³ ए की वैल्यू 10⁻², और कोस 0 होता है 1। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10⁻5 वेबर, 5 की वैल्यू। बिना सोचे समझे बी ऑप्शन टिक कर सकते हो अब निकालने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द सेल्फ इंडक्टेंस L of a solenoid of length L and area A with a fixed number of n। अच्छा, ये तो भी कर क्या है, ठीक है ना, L डिक्रीज A इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 17। द सर्कुलर coil expand radially in the region of magnetic field। सर्कुलर coil जो है बड़ी होती जा रही है। No electromotive force is produced in the coil। This can be because, देखो बड़ी हुई किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक सर्कुलर कोयल रखी हुई है। तो अगर वो सर्कुलर कोयल बड़ी हो रही है, पूछ रहा है कि ये सर्कुलर कोयल बड़ी हो रही है, तो भाई साहब हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, हिसाब से तो मैग्नेटिक, अगर ये बड़ी हो रही है तो एरिया बढ़ना चाहिए था, एरिया बढ़ना चाहिए था यानी कि फ्लक्स बढ़ना चाहिए था, तो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो नहीं हुआ तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऐसी थी, मान लो कि ऐसी होगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता तो पक्का ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए था, बिकॉज फ्लक्स इंक्रीज होगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम प्लेन इज सर्कुलर कोयल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। जिस प्लेन में सर्कुलर कोयल है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी कि कुछ ऐसा बोल रहा है इस तरीके से, इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ये चीज हो सकती है भाई साहब, है ना, ये चीज हो सकती है गुरु। क्यों हो सकती है, इस केस में आपका एरिया बाहर की तरफ आ जाएगा, इस केस में आपका एरिया बाहर की तरफ आ जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी और ए की वैल्यू क्या है, फाई हमेशा 0 आएगा, इस केस में चेंज नहीं हो सकता। ये हो सकता है सी ऑप्शन। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड हैज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ coil component whose magnitude is decreasing suitably। ठीक है ना, जिस हिसाब से डिक्रीज होना चाहिए कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट कर दे, वो डिक्रीज हो रहा है। देखो एरिया इंक्रीज हो रहा है, फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 मतलब फाई आप सीधा बी इंटू ए लिखोगे, कोस 90 क्या हो जाएगा, कोस 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, कोस 90 नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में तो 0 डिग्री होगा। एक सवाल आया था, मैंने कराया था, उस केस में कोस 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी इंटू ए डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ए तो इंक्रीज हो रहा है, उसी टाइम अगर बी डिक्रीज हो जाए फाई तो कांस्टेंट रह गया ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब बी और सी दोनों करेक्ट हो सकते हैं जो डी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप बी और सी दोनों टिक नहीं मारोगे, सिर्फ एक ऑप्शन जो कि डी ऑप्शन है वो टिक मारोगे, बड़े ही ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि व्हेन अ करंट इन कोयल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर, 8 एम्पियर था घट के 2 एम्पियर हो गया इन दिस टाइम, तो ईएमएफ इंड्यूस अगर इतना हो तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। ऐसा सवाल अभी किया है, डेटा चेंज होके आ गया है। क्या बताया था मैंने आपको कि जो ई होता है वो एल इंटू माइनस एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिख सकते हो आप इसे। तो एल क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, माइनस ई की वैल्यू 2, डेल्टा टी आपका 3 इंटू 10⁻⁻2 हो गया यहाँ पे, आई टू यानी कि 2 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय माइनस 6। आंसर आएगा कितना, 1 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा जी, ये हेनरी में आएगा, ठीक है ना, ये हेनरी में आएगा। आंसर पूछा है मिली हेनरी में, मिली हेनरी में कितना हो जाएगा, मिली हेनरी के लिए क्या कर दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2 मिली हेनरी, तो बन जाएगा 10 मिली हेनरी। से आप 10 मिली हेनरी लिख सकते हो, 10⁻⁻2 हेनरी को 10 मिली हेनरी लिख सकते हो, क्योंकि ये देखो 10⁻³ वापस 10⁻2 बन जाएगा, 10 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ, ठीक है ना,
नंबर ऑफ टर्न और कोर लेंथ ऑफ इंडक्टर इज डबल, दोनों को डबल कर दिया, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए, तो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है ना। इन दोनों को डबल कर दिया है, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए, तो सिर्फ और सिर्फ इनको देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स को और लेंथ को, दोनों को डबल कर दिया, ठीक है ना। तो इसको कर दो 2n का स्क्वायर, इसको कर दो और 2l का 2l हो गया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, तो ये बना 2n स्क्वायर बाई एल। अगर आप ध्यान से देखो, पुराने वाले का क्या हो चुका है, पुराने वाले का क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो जो एल डैश होगा बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स एल हो जाएगा, एल डैश जो है वो 2 टाइम्स एल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, metallic cylindric metallic cylinder is held vertically and then a small magnet is dropped along its axis, it will fall with acceleration greater than g equals to g less than g 0। तो अगर आपने एक कोयल ले रखी है, ठीक है ना, कोयल ले रखी है और आप यहाँ पे अगर एक मैग्नेट को ड्रॉप करते हो तो इसके अंदर से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, जाने वाला फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और लेंथ भाई साहब क्या बोलते हैं कि वो ईएमएफ कुछ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि उन्हीं रीजन का अपोज करता है जिन रीजन की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन है मैग्नेट का नीचे आना, तो उसका क्या होगा, अपोज होगा, अपोज होगा तो मतलब मैग्नेट ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स फील करेगी, ठीक है ना। पहले क्या लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ नीचे mg लग रहा था, ऊपर के डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगने लग गया, तो साफ साफ बात है कि अब जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो g तो नहीं आने वाला है, मतलब g से थोड़ा सा कम आने वाला है, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन लेस देन g हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड l एंड रेजिस्टेंस r moves in its plane with a uniform velocity v perpendicular to one of its side, a magnetic induction b constant in time and space pointing perpendicular and into the plane at the loop exists everywhere as shown in figure, the induced EMF is। अगर आप ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बोल रहा है कि हर जगह है और कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, और कुछ इस तरीके से लूप को घुमाया जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लूप को बस आप आगे लेके जा रहे हैं, क्या एरिया चेंज हो रहा है क्या, ना एरिया चेंज हो रहा ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि इन अ सर्किट विथ अ कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and magnetic flux changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 सेकेंड, तो चार्ज कितना फ्लो होगा। देखो ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है आपका डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। तो आई कितना होगा, ई बाई आर, यानी कि डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी इंटू आर। क्यू क्या होता है, आई इंटू डेल्टा टी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, डेल्टा फाइव बाई आर आ जाएगा क्यू। डेल्टा फाइव कितना है देखो 10 माइनस टू डिवाइडेड बाई आर कितना है 2, आंसर आ जाएगा 8/2 यानी कि 4 कूलम, ठीक है ना। इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। इजी से क्वेश्चन है, आप कर लोगे बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 23, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सर्टेन इंडक्टर इज दिस, द करंट इन द इंडक्टर is 60 milliampere, the inductor of the inductance of inductor is। देखो सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, एल पूछा है कितना आ जाएगा 2u बाई आई स्क्वायर, यू की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई इज शोन इन फिगर, एबीसीडी इज अ कोयल जो इसके पाथ के पास रखी गई है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पास। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी, अगर कोई
करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन तीन टाइप से पूछे जाते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड से मूव कर रहा है वो नहीं दिया होता है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। एक में बोल रखा होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो रही है। एक में इलेक्ट्रॉन रिटार्डेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। तीन तरीके के सवाल होते हैं। तो पहला सवाल जो आपके सामने है जिसके अंदर स्पीड के बारे में कोई बात नहीं की है, तो अपन बात करेंगे कि जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। वी कैन एज्यूम दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, यस या नो। ऑब्वियस सी बात है यस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है x2y, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा I। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, रेट ऑफ फ्लो चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। ऊपर देखो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो वहां पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर बात करूं मैं दूसरे क्वेश्चन की जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेटेड होता, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता, ठीक है ना, तो क्या होता, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो अगर इंक्रीज हो रहा है इट मींस करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज मतलब बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके बाहर की तरफ प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो उस केस में करंट ए डी सी बी डायरेक्शन में इंड्यूस होता। अगर इलेक्ट्रॉन रिटार्डेशन फॉलो कर रहा होता, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो रहा होता यानी कि स्पीड कम हो रही होती, रेट ऑफ फ्लो कम हो रहा था, मतलब करंट की वैल्यू कम हो रही होती। करंट वैल्यू कम मतलब बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम। अगर उसकी वैल्यू कम तो करंट इंड्यूस होता, बट इस तरीके से कि इस बार वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता, ठीक है। आइए बात समझ में, उस केस में आंसर आपका एबीसीडी होता। तो एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको तीन क्वेश्चन करा दिए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, टू coil of self inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed to close to each other that the flux linkage is complete between the coils। फ्लक्स लिंकेज कंप्लीट है मतलब पूरा पूरा फ्लक्स पास हो रहा है, यानी कि एक के अंदर दूसरी कोयल को रखा गया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना, दो कोयल किस तरीके से रखी हुई है उनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर एक के अंदर दूसरी डाली हुई है मतलब उस टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा होगा, ठीक है ना। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है और सेल्फ इंडक्टेंस में कुछ ये रिलेशन होता है दो कोइल्स के। अब ये के जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ओरिएंटेशन कैसा है। अगर एक के अंदर दूसरी कोयल डाली है तो L1 होता है कुछ इस तरीके से कि दोनों की एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो के की वैल्यू 0 होती है उस केस में। इन चीजों को ध्यान में रखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अभी एक के अंदर दूसरी डाली है, के की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो √L1 L2। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 × 10⁻³ इंटू 8 × 10⁻³ यानी कि 16 × 10⁻6 यानी कि 4 × 10⁻³ 4 मिली हेनरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, ग्राफ का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द कोयल ऑफ एरिया दिस, आपको एरिया दे दिया, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको बताना है। ईएमएफ तो बता पाते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डेल्टा फाई कहाँ आता है, डेल्टा फाई कहाँ से आता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से। 10 सेकंड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए। 0 पे था तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, ठीक है ना, और टी की वैल्यू 10 हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेल्टा फाई निकालना है। डेल्टा फाई क्या होगा, डेल्टा फाई होगा φ2 - φ1। डेल्टा टी तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है, तो φ2 क्या होगा, b2 × a माइनस b1 × a, यही तो होता है फ्लक्स, इंटू डेल्टा टी। b2 कितना 0.2, एरिया b1 कितना 0 डिवाइडेड डेल्टा टी कितना, ये लो
कितना आएगा 0.2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ ये कटा, ध्यान से देखो आंसर आएगा 1/10 यानी कि 0.1, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.1 वोल्ट। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको, ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एडी करंट का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। एनसीईआरटी आपने रीड कर रखी है अगर एडी करंट वाला आपने पेज पढ़ रखा है, ठीक है ना, जिसके अंदर ऐसे ऑसिलेट कराते हैं ना एक प्लेट को, मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेट के बीच में, वहां से क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एडी करंट आर प्रोड्यूस इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको सोचेंगे। बी ऑप्शन बोल रहा है कि एडी करंट यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग फोर्स इन मूविंग ट्रेन, ये सही बात है, एप्लीकेशन है ना, लिखा हुआ आपने पढ़ा भी होगा। एडी करंट इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर, ठीक है ना, लैमिनेटेड कोर को यूज करके आप एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हो। हाँ जी सही बात है, हीट लॉस नहीं होने देगा, ठीक है ना, हीट लॉस नहीं होने देगा। इंडक्शन फर्नेस यूज एडी करंट टू प्रोड्यूस हीट, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये तो तीनों ऑप्शन सही हो गए, तो पहला गलत हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एआर टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तीन चीजें पहचाननी है, एसर्शन सही है कि नहीं है, रीजन सही है कि नहीं है, साथ ही साथ एसर्शन जो है वो रीजन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये तीन चीजें पहचाननी है और अपने ऑप्शन को चूज करना है, किस चीज पे कौन सा ऑप्शन है, आपके सामने डायरेक्शन आपको दे रखी है। एसर्शन पढ़ते हैं। एसर्शन क्या बोल रहा है कि व्हेन टू आइडेंटिकल लूप आर रोटेटेड विद सेम स्पीड, यहाँ पे एंगुलर स्पीड की बात हो रही है ओमेगा की, ठीक है ना, दो आइडेंटिकल लूप को अगर आप सेम स्पीड से, ठीक है, रोटेट करते हो सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो कह रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो सेम होगा, कह रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो सेम होगा। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ टू लूप आर इक्वल, इसका मतलब है कि इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। देखो बेटा जी ईएमएफ की बात हो रही है, ईएमएफ तो क्या होगा d∅dt। अगर आप रोटेट करा रहे हो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कोयल को, ठीक है ना, तो उसके अंदर तो भाई साहब किसका रोल होगा, इस ओमेगा का रोल होगा, इस ओमेगा का रोल होगा, ठीक है, मतलब कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है उस चीज का रोल होगा। और फ्लक्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे। बोल रहा है कि दोनों लूप आइडेंटिकल है तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, तो ईएमएफ ऐसे ही सेम आ जाएगा। रेजिस्टेंस जो है दोनों लूप का इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये लूप जो है वो किस मटेरियल के बने हुए हैं वो अगर पता हो तो ये चीज अपन करेक्ट बोल सकते हैं, अभी करेक्ट नहीं बोल सकते। तो भाई साहब एसर्शन तो सही है कि अगर आप सेम स्पीड से घुमाओगे तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स सेम रहेगा, और रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ही ईएमएफ होता है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ही ईएमएफ होता है, तो वो तो सही बात है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, आपको दिख रहा है ऊपर, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, डायरेक्शन है, एसर्शन पढ़ते सीधा, लेंज लॉ डज नॉट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, लेंज लॉ तो सपोर्ट करता है इस चीज को कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेंज लॉ इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या बोल रहा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ नेवर अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा कहा है, ये तो अपोज करता है, लेंज लॉ यही तो बोलता है। एसर्शन सही, रीजन फॉल्स, इसका भी ऑप्शन सी, ठीक है ना। यार वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, एसर्शन क्या बोल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकम मैक्सिमम व्हेन कॉइल्स आर बाउंडेड ऑन ईच अदर। अभी मैं आपको बता के आया हूं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, किस पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, वही के की वैल्यू को डिसाइड करता है, एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब उस टाइम पे मैक्सिमम होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस टाइम पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना, एसर्शन सही है। रीजन बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ, भाई साहब गलत, सभी का ऑप्शन नंबर सी है, क्या बात है, इसका भी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट्स अपोज द चेंज दैट कोज इट। लेंज लॉ का स्टेटमेंट है कि इंड्यूस ईएमएफ कुछ इस तरीके से होता है कि उन्हीं रीजंस का अपोज करता है जिन रीजंस की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल सही बात है, एसर्शन सही है। रीजन, the direction of induced EMF is given by Lange law,
ये भी सही बात है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई साहब, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 पे आ जाते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल फॉलिंग मैग्नेट थ्रू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक रिंग लेस देन जी। हाँ जी, अभी करके आए ये क्वेश्चन तो, सही बोल सकते हो, ये क्वेश्चन तो करके आए हैं कि ये फ्लक्स में चेंज करता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस हुआ, उसके नीचे आने की वजह से, तो इसी को क्या करेगा, अपोज करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा, तो एक्सेलरेशन लेस देन जी, एक्सेलरेशन लेस देन जी, सही बात है। करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग अपोज द फोल ऑफ मैग्नेट, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन सही, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 क्या बोल रहा है कि इफ यूज एसी सोर्स across primary coil of a step up transformer then voltage is also obtained across the secondary coil, बिल्कुल सही बात है। रीजन पढ़ लेते हैं। एसी सोर्स गिव्स टाइम वेरिंग करंट, ऑब्वियस सी बात है कि एसी सोर्स के अंदर टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। सो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा करंट की वजह से। मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज होना ही होना है, जिसकी वजह से आपकी जो सेकेंडरी कोयल है ट्रांसफार्मर की, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल यही होता है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 फिर से वही क्वेश्चन आ गया। द बार मैग्नेट इज फॉलिंग वर्टिकली अलोंग एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉइल हैव एक्सेलरेशन लेस देन जी, सही बात है। क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस इन द करंट, थोड़ा सा अलग है, रीजन चेक करते हैं सही है कि नहीं है। कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इसको अपोज करना है, इसको अपोज करना है, तो इस भाई साहब को क्या करना बनना पड़ेगा, एन बनना पड़ेगा। एन बनना पड़ेगा तो करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से एन बन रहा है, इसका मतलब करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एस बन रहा है, इसका मतलब करंट कैसा है, करंट है क्लॉकवाइज। तो इधर एन बनेगा तो करंट कैसा फ्लो होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई साहब गलत है, ये तो गलत है। एंटी क्लॉकवाइज करंट को इंड्यूस होना पड़ेगा तभी अपोज कर पाएगा, है ना। तो एसर्शन सही, रीजन गलत, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। Assertion: the presence of large magnetic flux through a coil maintain a current in the coil if current is continuous, if current is continuous, ठीक है ना। ये दो कोयल की बात कर रहा है आई थिंक, कि अगर आप एक प्राइमरी कोयल में करंट को कंटिन्यूस रखते हो तो सेकेंडरी कोयल में फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है ना, मेंटेन रहेगा, सही बात है, ठीक है ना, सही बात है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मेंटेन रखेगा तो करंट फ्लक्स जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये एसर्शन सही है। रीजन क्या बोल रहा है, ओनली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओनली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल मेंटेन एंड इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। बट दोनों का कोई ताल्लुक नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना, दोनों का कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कोयल मेंटेन द करंट इन द कोयल इफ द करंट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। ओनली द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल मेंटेन द इंड्यूस्ड करंट इन द कोयल, ठीक है। दोनों अलग अलग है, एक्सप्रेशन सही है, रीजन सही है, साथ ही साथ आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट लगाओगे, ठीक है। इसी के साथ भाई साहब हमारा चैप्टर नंबर 6 जो लास्ट चैप्टर था इस सीरीज का, उसके भी क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए हैं। तो सारे के सारे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन और एआर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट है केस स्टडी वाले क्वेश्चन करने का। तो वन बाय वन करके मैं बहुत सारी केस स्टडी आपको कराने वाला हूं। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी टर्म वन की तैयारी को एकदम जोरदार रखिए। टेस्ट सीरीज देते रहिए, टेस्ट देते रहिए, जहां भी आपको टेस्ट मिल रहे हैं आपकी कोचिंग में, ऑनलाइन, जहां भी है, बेटा सैंपल पेपर वगैरह सोल्व करते रहिए, क्योंकि अब टेस्ट से ही होगा, अब टेस्ट से ही होगा। मिलता हूं मैं आपसे जल्द ही, ठीक है ना, इस बार इतनी देरी नहीं होगी।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।